हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। आज की क्लास में कल जनसंख्या मैंने पढ़ाया था और आज उसी जनसंख्या की क्लास को प्रोसीड करेंगे, मतलब उसको आगे लेकर आएंगे। कल के पॉपुलेशन की क्लास को हम आगे लेकर के आएंगे, तो आज की क्लास में हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ेंगे। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को कल भी समझे थे, आज इसको लिख लेंगे, ठीक है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का थोड़ा सा परिचय दे दे एक बार, और जो लड़के कल नहीं आए थे उनको फायदा हो जाएगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके माध्यम से, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके माध्यम से हम किसी देश की जनसंख्या की स्थिति, उस देश के इकोनॉमी, उस देश की जनसंख्या की स्थिति और उस देश की इकोनॉमी के बारे में हम उसके जन्म दर और मृत्यु दर को देखकर पता लगा लें। किसी भी देश के बर्थ रेट और डेथ रेट, सुन रहे हो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? पीछे सुन रहे हो ना? यस नो भी बोलते रहना, थोड़ा लगे कि आप लोग हैं। होता क्या है कभी कभी कि क्लास में आपको देख रहे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब अरे तो एक बार सर हिला दीजिए ऐसे, हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने कहा कि ऐसा सिद्धांत जिसके माध्यम से हम लोग किसी देश के इकोनॉमी को जानना चाहते हैं और इकोनॉमी को जानने के लिए उस देश के बैंक बैलेंस, उस देश के फॉरेन करेंसी रिजर्व, जीडीपी को नहीं देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय को हम नहीं देखेंगे, बल्कि उस देश के जन्म दर और मृत्यु दर को देख लेंगे तो पता चल जाएगा। आइए चलिए, जिस देश के जन्म दर और मृत्यु दर को देखकर यदि बता दिया जाए कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। समझ में आ रहा है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसको बोलते हैं? बोलो भाई, किसको बोलते हैं? कि ऐसा सिद्धांत जिसके माध्यम से किसी देश के डेथ रेट और बर्थ रेट को जानकर हम बता दें कि उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, उसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसको देने वाले पहले विद्वान थे जैसे थॉमसन महोदय। कौन थे? थॉमसन महोदय। लेकिन बाद में इसको इंप्रूव किसने किया? नोटेस्टाइन। किसने इंप्रूव किया? नोटेस्टाइन महोदय। पहली बार सिद्धांत 1929 में दिया गया, फिर बाद में इसमें 1945 में करेक्शन किया गया। इस सिद्धांत कब दिया गया? 1929 में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत 1929 में दिया गया थॉमसन महोदय के द्वारा। थॉमसन महोदय के द्वारा और इसमें इंप्रूव किया गया एफडब्ल्यू नोटेस्टाइन। मतलब इस सिद्धांत को देने में दो लोगों का हाथ था। एक हाथ किनका है? थॉमसन महोदय का, और दूसरा हाथ किनका है? नोटेस्टाइन का। हालांकि दिया थॉमसन ने, लेकिन नोटेस्टाइन ने इसको इंप्रूव किया। फिर भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का फादर हम नोटेस्टाइन को ही कहते हैं। देख लीजिए, फादर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फादर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का पिता, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का पिता, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का पिता, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का पिता एफडब्ल्यू नोटेस्टाइन को कहा जाता है। एफडब्ल्यू नोटेस्टाइन को, एफडब्ल्यू लिखा है सामने में, एफडब्ल्यू नोटेस्टाइन को कहा जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? एक बात हिंदी में ही स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि वह सिद्धांत या वह थ्योरी, लिख लीजिए अपनी समझने के लिए। बाद में अगर मान लीजिए कॉपी आपने पढ़ा और आपको समझ में आ जाए, उसके लिए लिख लीजिए। वैसे एग्जाम में वैसे कुछ करना नहीं है। लिखिए, वह सिद्धांत या वह थ्योरी जिसके माध्यम से
हम किसी देश के बर्थ रेट और डेथ रेट को जानकर, वह सिद्धांत या वह थ्योरी जिसके माध्यम से किसी देश के बर्थ रेट और डेथ रेट को देखकर, यानी मृत्यु दर और जन्म दर को देखकर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट यानी मृत्यु दर और जन्म दर को क्या देखकर उस देश की आर्थिक स्थिति का पता लगा ले, उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगा ले, उस देश के इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगा लें, तो उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तो उस थ्योरी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फिर से बोल देता हूं, देखिए वह सिद्धांत या वह थ्योरी जिसमें किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर को जानकर, जन्म दर और मृत्यु दर को जानकर उस देश की आर्थिक स्थिति के विषय में, उस देश की आर्थिक स्थिति के विषय में हम जानकारी हासिल कर लें, तो उसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। तो उसे क्या जाना है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देख लीजिएगा। उसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं, उसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? ये समझ में आपको आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आइए देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, लिख लो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अंग्रेजी बोल देंगे, रुक जाइए, इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के देशों को 5 स्टेज में बांटते हैं। देखिए, वर्ल्ड्स कंट्री डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के देशों को 5 भागों में बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वर्ल्ड्स कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज। वर्ल्ड्स कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज। पूरे विश्व के देशों को कितने स्टेज में बांटते हैं? 5 स्टेज में बांटते हैं। आप ऐसे कर लीजिए, यहां लिख दीजिए BR, यहां लिख दीजिए DR, बर्थ रेट और डेथ रेट। यही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में आपने क्या लिख दिया इसके बारे में कुछ नहीं करना, आप जो परिभाषा लिखना लिख दो, लेकिन अंडरलाइन कहाँ करना है एग्जाम में, मेंस में? ये तो प्री में तो काम आएगा ही, मेंस में अंडरलाइन कहाँ करना है? थॉमसन को अंडरलाइन करना है, FW नोटेस्टाइन को अंडरलाइन करना है, 1929 को अंडरलाइन करना है, 1945 को। बाकी लिख दीजिए, एक एक लाइन चला दीजिए खाली उन जगहों पर, ताकि टीचर को डायरेक्ट नोटेस्टाइन दिख जाए, टीचर को डायरेक्ट थॉमसन दिख जाए, 1929 दिख जाए, 1945 दिख जाए। इतना दिखेगा, टीचर समझ लेगा कि इस लड़के ने पढ़ा है इस सिद्धांत को। क्योंकि उतना आज जो प्रोफेसर कॉपी आपकी चेक करते हैं ना, ये अपनी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, जो प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करते हैं वो अपने जीवन, BPSC में जिनको कॉपी मिला है चेक करने, वो सामान्य लोगों को नहीं मिलता। कम से कम 2-3 हज़ार कॉपी वो पहले अपने जीवन में 4,000, 5,000, 7,000 कॉपी चेक कर चुके होते हैं, उनको मिलता है। सारे लोग 50-60 के ऊपर के लोग होते हैं, उनको मिलता है उनकी BPSC की कॉपी, UPSC की कॉपी। तो जो आपकी कॉपी जांचते हैं उतनी कॉपी पढ़े होते हैं कि कॉपी पढ़ना पसंद ही नहीं करते, उनको इंटरेस्ट नहीं है आपकी कॉपी से, आपके लेखन से। आप क्या लिखे, कितना बढ़िया लिखे हैं, जबरदस्त आपने लिखा है, आपको लग रहा है बहुत जबरदस्त लिखे हैं, एक एक पैरा बना दिया 20-20 लाइन का, 25-25 लाइन का। टीचर आपकी कॉपी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो बस चाहता है कुछ की पॉइंट हमको मिले और उसी की पॉइंट के आधार पर आपको मार्क्स हम दे दें। और की पॉइंट उसको दिखेगा कैसे? या तो पैरा एकदम बिल्कुल छोटा रखिए 4-5 का, या फिर बड़ा पैरा भी रखिए तो मेन पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। आप बड़ा पैरा लिखेंगे क्यों, क्या जरूरत है आफत मोल लेने से, है ना? आप छोटा पैरा लिखिए, उसमें भी आप जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कीजिए। तो टीचर चाहता है कि हमको बच्चा कुछ ऐसा क्लू दे जिससे हम बहुत जल्दी इस कॉपी को जांच ले। हालांकि BPSC ने नियम बना दिया है कि अब एक कॉपी के लिए 45 मिनट आपको मिलेगा, एक बार में पूरी कॉपी नहीं मिलेगा आपको। आप ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक कॉपी जांचने के लिए 45 मिनट मिलता है। एक कॉपी वहां जाइए, काउंटर से ले आइए, 45 मिनट तक आपको चेक करना ही है, तब दूसरा मिलेगा। आप जो करना है करिए कॉपी के साथ, लेकिन 45 मिनट के बाद ही दूसरा कॉपी मिलेगा। मोबाइल तो सब जब्त हो जाता है, वो सब खैनी चुनौती सब जब्त कर लेते हैं। बुजुर्ग हैं तो खाते पीते लोग हैं, वो सब जब्त कर लेते हैं, कुछ भी नहीं जाता वहाँ, और सिर्फ कॉपी जांच कीजिए। तो ऐसा नहीं होता कि आप कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरा बीच में एक पेज छूट गया था, पता नहीं यार मेरा होगा कि नहीं। आपका कुछ भी बीच में छूट जाए, पूरा पेपर वो जांचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि मेरा ये बीच में एक पन्ना बीच में गैप हो गया, मैंने पहला क्वेश्चन लिखने के बाद 2 पन्ना उल्टा गया,
तब तीसरा क्वेश्चन लिखना शुरू किया, 2 पेज मेरा ऐसे ही याद नहीं रहा। तो कुछ भी हो जाए आपकी पूरी वो अंतिम शुरू से लेकर अंत तक पलट को देखते रहते हैं, क्योंकि 45 मिनट करेंगे क्या इसलिए कुछ डरिए मत, आपका पूरा कॉपी चेक होने वाला है। तो लेकिन वो कॉपी पढ़ने में इंटरेस्ट लेकिन नहीं है, वो भले कॉपी लेकर बैठा रहेगा, 45 मिनट का घड़ी देखता रहेगा, लेकिन उसको एक कॉपी एक बार में चेक करना है। तो भैया आपको क्या बोल रहा हूँ, जब भी लिखिए तो थॉमसन को अंडरलाइन कीजिए, जब भी लिखिए तो नोटस्टाइन को अंडरलाइन कीजिए, पिता लिख दिए हैं तो पिता वाला लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए, आपको नंबर मिलता है। ऐसे भी लिखते हैं तो वही नियम है, ऐसे का भी कुछ बढ़िया कोटेशन आपने लिखा है तो कोटेशन खाली इन्वर्टेड कॉमा मत लीजिए, उसको अंडरलाइन भी कीजिए, टीचर डायरेक्ट कोटेशन पढ़ेगा। कोटेशन बहुत बेहतरीन है। जैसे मैंने एक बार लिखा था, ऐसे कंपटीशन हुआ था हमारे जिले में और उसमें हम टॉप कर गए थे। ऐसे कंपटीशन में इन्वायरमेंट का ऐसे था वो, हम उसमें पूरे जिले में टॉप थे। जहानाबाद जिला उस समय था, हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे, हम टॉप कर गए थे। तो उसमें क्या था, एक लाइन था, मैं आज भी याद है, हम डाले थे उसमें, पहले भी हमको याद था, हम अखबार पढ़ने के शौकीन थे, अखबार से मिला था। लाइन था कि एक मिनट, उसका क्लू मैं बताऊंगा थोड़ा देर में, वो लाइन मुझे खुद ही भूल रहा हूँ, बहुत बेहतरीन लाइन था और बहुत दिन हो गया चर्चा की इस लाइन का। एनवायरमेंट से जुड़ा आप भी बोलेंगे तो बोलेंगे सर कितना बेहतरीन लाइन है। एनवायरमेंट के जो भी ऐसे लिखिए, आंसर लिखिए, उसमें डालिए ये आंसर को, तो हम बताएंगे, थोड़ा रुक जाइए, ध्यान में भी नहीं आ रहा है, एक लाइन है पूरा। तो वो लाइन डाला था मैंने। तो कोई भी लाइन स्पेशली आपको लगता है खुद से कि ये लाइन हम डाल सकते हैं केवल, और कोई डाल नहीं सकता, तो उसको जरूर अंडरलाइन कीजिए ताकि टीचर को दिखे। समझ में आ रहा है बात? ये आंसर का मेन चीज है। दूसरा पेन नहीं, दूसरा पेन नहीं, आप एक ही पेन से, यूपीएससी में भी यही नियम है, एक ही पेन करें। पेन चेंज करेंगे ना तो फिर वो आप साइन करवाना पड़ता है, तो हर बार साइन करवाने जाएंगे आप। तो बीआर और डीआर लिखिए। यहां लिखिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 बनाइए इसको। स्टेज 1 यहां बर्थ रेट रखिए, कितना बताए थे कल, यहां भी बताए थे, कल बताया था मैंने कि जन्म दर अगर 45 प्रति हजार है और मृत्यु दर भी 45 प्रति हजार है तो उसको फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में 45 और ये 35 हो गया था। हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हो गया था। उसके बाद 35 पर 1000 और 30 पर 1000। यहां पर आइए, 10 से 15 प्रति हजार और यहां भी 10 से 15, यहां था 6 से 8 और 8 से 10। अब आप लिख रहे हैं, मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इस चीज को आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो आंकड़ा आप लोग लिख लीजिए, तो टीचर को दिखेगा डायरेक्ट। अगर ये लिखेंगे आप तो इंप्रेसिव होगा आपका आंसर, नहीं? क्या क्या इंपॉर्टेंट है अब हम ना बताएंगे। टीचर का काम है दिखाना आपको कहाँ प्रीलिम में इंपॉर्टेंट है, वो हम दिखाएंगे आपको। यूपीएससी 2013 या 14, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 13 के बाद ही यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया था कि जन्म दर 35 प्रति हजार है और मृत्यु दर 30 प्रति हजार है, तो उसको हम किस स्टेज में रखेंगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, यही क्वेश्चन आया था। अब मैं आप बता दीजिए, 13 से लेके बाद में देखिएगा, 15 में हो, 16 में हो, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन आया था। एक बार 14 वाला चेक कीजिएगा, शायद उसमें था, देख लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आया है। पूछा जा सकता क्यों नहीं, आप पूछा भी यूपीएससी, बता रहे किस साल पर, एकदम एग्जैक्टली बता दो। 15 में देखिए, 15 का क्वेश्चन था। हम एक्चुअली पेपर दिए नहीं थे हम उस साल, लास्ट में मेरा उस समय पेपर मुखर्जी पार्क में बैठे थे, एक लड़का पेपर दे के निकला था, हम पेपर देख रहे थे, बैठे, जैसे ब्रेक नहीं होता, जीएस के बाद 2 घंटे का ब्रेक होता है, तब वहीं पर सेंटर था कुछ लोगों का, तो लड़के निकल के आए और पार्क में 2 घंटा वेट करने लगे, तब वहीं बैठे थे, एक मित्र से मिलना था, तो वो लड़का आया, हमारे साथ पेपर दीजिए अपना।
अपना पेपर दीजिए, तो उसी में हम क्वेश्चन, तो 15 वाले में था। एक बार आराम से देख लीजिएगा, अभी तुरंत ढूंढने से कोई फायदा, 15 वाला में ढूंढिएगा। कोई बात नहीं, डेडिकेशन शो करता है आपका, टेंशन नहीं लेना। इसको बनाइए, इसको उतारिए, आप लोग नए लोगों को छोड़ दिया, बनाइए इसको। तब तो कोई लाइन भूल रहा हूं, सोच लेता हूं। नहीं याद नहीं है भाई, एक्चुअली वो लाइन क्या, जीन ब्रून्स का है लाइन, वो लाइन एक्चुअली विद्वान याद है मुझे किसका लाइन है, जीन ब्रून्स का है, फ्रेंच विद्वान जीन ब्रून्स ने लाइन कहा था। जीन ब्रून्स का बहुत बेहतरीन लाइन, बता देंगे लेकिन टेंशन मत लीजिए। जीन ब्रून्स, हाँ, एनवायरमेंट पर। ये सब लाइन हो सकता ना भी मिले गूगल में। हो गया, बना ली इसको, बनाइए। हाँ हाँ, 100 भी क्या है कहीं, अच्छा कि ज्यादा जीरो हो गया। थोड़ा वक्त दे दीजिए बच्चों को। ऑनलाइन वाले लोग जो लाइव देख रहे हैं वो भी उतार लें। जन्म दर अगर 45 प्रति हजार है, मृत्यु दर भी 45 प्रति हजार है, तो किस स्टेज में रखेंगे उसको? फर्स्ट स्टेज में। जन्म दर में कोई अंतर नहीं हुआ, जन्म दर वही रह गया 45 प्रति हजार, लेकिन मृत्यु दर कम हो गया, तो कौन सा स्टेज में रखेंगे? 45 प्रति हजार जन्म दर और 35 प्रति हजार मृत्यु दर। 35 प्रति हजार मृत्यु दर स्टेज 3, स्टेज 2, और जन्म दर 35 प्रति हजार और मृत्यु 3। जन्म दर 10 से 15 और मृत्यु दर भी 10 से 15, स्टेज 4। और स्टेज 5 में जन्म दर कम और मृत्यु दर ही ज्यादा। समझ गए बात? ये चीज कल समझाया था मैंने। अब देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां भी बराबर है। स्टेज 4 में भी जन्म दर मृत्यु दर बराबर, स्टेज 1 में भी जन्म दर मृत्यु दर बराबर। दोनों में इक्वालिटी क्या है? स्टेज 1 स्टेज 2 में क्या समानता है ना? स्टेज 1 स्टेज 2 में क्या समानता है? तो दोनों में समानता है कि दोनों का बर्थ रेट और डेथ रेट सेम है, दो कम नहीं है। स्टेज 1 स्टेज 4 बात न करें, स्टेज 1 स्टेज 4 में क्या समानता है? तो क्या बोलेंगे? दोनों का बर्थ रेट और दोनों का डेथ रेट सेम है। मतलब कि उसका भी बर्थ रेट डेथ रेट सेम है और इसका भी बर्थ रेट डेथ रेट सेम है। यही समानता है। लेकिन अंतर क्या है? इधर देखिए, इसका अंतर क्या है? यहां बर्थ रेट काफी ज्यादा है, यहां डेथ रेट काफी ज्यादा है। यहां बर्थ रेट काफी ज्यादा, यहां डेथ रेट काफी ज्यादा। यहां बर्थ रेट बहुत कम, डेथ रेट भी बहुत कम। मतलब यहां पर जन्म भी खूब, मृत्यु भी खूब, जन्म भी खूब, मृत्यु भी खूब। मतलब जितना जन्म उतना मरना है। मतलब कि जागरूक नहीं थे। अगर जागरूक होते तो इतना पैदा नहीं करते। 45 प्रति हजार। अगर आपके यहाँ स्वास्थ्य फैसिलिटी अमीर होते, रीच होते, तो इतना नहीं मरते। अगर जन्म ले रहा था, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भगवान भरोसे वाली बात नहीं होती, सब जिंदा हो जाते, सब जिंदा बच जाते। लेकिन न तो हेल्थ फैसिलिटी है इनके पास और न ही इनके पास जागरूकता है। तो क्या हो रहा है? जितना जन्म ले रहा है उतने मर भी जा रहा है, जितना जन्म ले रहा है उतना ही मर भी जा रहा है। तो जनसंख्या क्या होगा? कंट्रोल। जनसंख्या क्या होगा भैया? कंट्रोल में रहेगा। यानी आप बहुत गरीब हैं तब भी जनसंख्या कंट्रोल। इधर से कुछ हमें लग रहा है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भूख लग गया क्या? कोई बात नहीं, बैठने में दिक्कत अब कहाँ, इतना सीट खाली है, बैठने में दिक्कत कहाँ है? कोई बात नहीं, कहीं बैठिए। लेकिन थोड़ा ये जो चैप्टर चल रहा है, आपको बता दूं, ये जो चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन समझ रहा, अगर इसमें बता रहे तो थोड़ा सा कुलबुल करना बंद कर दीजिए और शांति से यहां पर देख लेना है। समझ गए? जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च, दोनों उच्च। यानी कि जागरूक भी लोग नहीं है और लोग स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। मतलब जागरूक इसलिए नहीं कि गरीब है, पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं, और मर इसलिए रहा है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, कहीं पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, प्राइमरी केंद्र नहीं होता, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आज तो
भारत में भी आप देखेंगे कि हर गांव के आसपास में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। नहीं तो आज से करीब 1990 से पहले चले जाओ, या कोई आपके पुराने लोग हैं जैसे 1980 से पहले, तो आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आपको हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता था, और गाड़ी के साधन उतना था नहीं, टमटम बैलगाड़ी ये सब मेनली। अब बहुत दूर दराज के गाँव में, बिहार में भी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो आज भी वही स्थिति है, लेकिन बिहार में भी अब दूर दराज के गाँव में जाते हैं 1980-90 के आसपास, तो आपको टमटम, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी ही चलता था। और बैलगाड़ी 1 किलोमीटर चलने में लगा देता आधा घंटा। बैलगाड़ी हम लोग उदाहरण में देते, बैलगाड़ी तरह चल रहे हो क्या, तो बैलगाड़ी से जाते थे। अब 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर हॉस्पिटल, अगर इमरजेंसी हुआ तो मरना तय है। अब पहले आज ना जननी सुरक्षा योजना आ गया, तो महिलाओं के लिए इतना छूट मिलने लगा। उस समय 90% जो प्रसव होता था, प्रेगनेंसी जो होती थी, बच्चे का जन्म जो होता था, वो घर में ही हो जाता था। वो दाई होती थी गांव में कोई, और वो करवा देती थी प्रसव। एक एक्सपर्ट महिला गांव में होती थी, वही करती थी। अब सीरियस कंडीशन होगा तो क्या होगा, तो फिर मरेगी महिला। हाँ, टिटनेस हो जाता था। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो जाता था। तो इसलिए अब क्या किया सरकार ने कि भाई पैसा मिलेगा, फ्री में इलाज मिलेगा। और आशा वर्कर आज क्या बनाया गया है, आशा वर्कर। आशा का मेन काम यही है कि गांव में कोई भी महिला जो प्रेगनेंसी में है, उसको आपको ढूंढना है, ढूंढकर प्रॉपर इलाज में उसको रखना है, और जब प्रसव का समय आ जाए तो उसको जब हॉस्पिटल लेके आना है। अब प्रत्येक प्रसव पर आशा वर्कर को पैसा मिलता है, जितना ले आएंगे। तो आशा वर्कर घूमते चलती है, ढूंढते चलती है, कहाँ मिल जाए। तो इससे क्या हुआ फायदा, कि अब क्या हुआ, अब भारत की स्थिति क्या है कि मैक्सिमम स्टेट में, स्टेट वाइज करिएगा अगर बात, तो मैक्सिमम स्टेट में 95% अब महिलाएं हॉस्पिटल तक जा रही हैं। और अब तो एलपीजी जब से आया 1992-93 में, एलपीजी आप सुनते होंगे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण और ये जो आया उदारीकरण, उसमें इतना ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ गया उसके बाद कि अब तो सब पैसे वाले लोग हो गए। अब तो सरकारी अस्पताल में लोग जाना नहीं चाहते, प्राइवेट अस्पताल चलेंगे, है ना। अब पैसा किसके पास नहीं है, सबके पास है। डॉक्टर मुंह फाके खड़ा है कि जल्दी से आओ भैया, है ना। नॉर्मल भी इशू है तो उसको भी बना दिया ऑपरेशन वाला इशू, जानबूझ के, ताकि पैसा कमा ले ज़्यादा। वो डॉक्टर जानबूझ के बनाता है ताकि पैसा कमाने को मिल जाए। ऐसा नहीं होता कि ऑपरेशन का मामला है, लेकिन बना देता है, आए हो तो दे के जाओ, कम से कम 70-80 हज़ार न दोगे तो फिर क्या मामला बनता है। चलिए, तो भैया ये कल समझाए थे, वैसे सुनिए। पहला स्टेज दुनिया के देश, समझ में आ रहा है बात, दुनिया इसी बहाने जान गए कि जननी सुरक्षा योजना, कल भी चर्चा किए थे। कब आया था, 2005 में। जननी सुरक्षा योजना कब आया, 2005 में। आशा वर्कर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में। यूपीएससी में फुल फॉर्म नहीं पूछा है, ये तो फुल फॉर्म तो पूछेगा आपको नीचे वाले एसएससी, रेलवे, लेकिन उसमें पूछा था आशा इनमें से क्या कर सकती है। पहले दिया आशा वर्कर इनमें से क्या क्या काम कर सकती है, और उसमें 5 ऑप्शन दिया था, और देखो कौन सही है, 1 2 3 2 3 4, और मैक्सिमम बच्चे उसमें कंफ्यूज किए थे। तो इस तरह क्वेश्चन आता है। और आप आशा तो सुन रहे हैं, आशा वर्कर, आशा वर्कर, आशा वर्कर, पर उसके बारे में आप जानते ही नहीं है। उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उनकी सैलरी कैसे मिलता है, किस टाइप से वो काम करती हैं, है ना। उसमें था एक ऑप्शन, गलत ऑप्शन ये था कि वो ऑथराइज्ड हैं प्रसव कराने के लिए, तो ये आंसर गलत था। बहुत लोग उसको मार दिए कि ऑथराइज्ड हैं। तो ये सब क्वेश्चन आता है। तो यूपीएससी जनरली जो प्रश्न पीटी में उठाती है, वो उठाती है इस टाइप के व्यवहारिक सवाल, जैसे भीम ऐप से एक्सेल सवाल पूछ लिया एप्लीकेशन से, जो नया नया टेक्नोलॉजी आ जाए तो उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। और आपको लगता है कि जैसे अभी इसी बार का क्वेश्चन था कि जो हम लोग बहुत दिन से सोचते हैं प्लास्टिक का जो कप होता है उसमें चाय पीने से कैंसर होता है, ये हम लोग आज से एक रिक्शा वाला ही बोल देगा, अरे प्लास्टिक में पी रहे हैं जी कैंसर हो जाएगा। उस प्लास्टिक में कौन सा रसायन होता है, इस बार का यूपीएससी का जो अभी 10 तारीख को जो पेपर हुआ ना, इसमें क्वेश्चन पूछा है उसी रसायन से कि उससे उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। हाथ प्लास्टिक वाला कप नहीं दिया वहां पर, वहां रसायन का नाम दे दिया। इस रसायन का जो कि कैंसर के लिए घातक होता है, इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसके बारे में बताइए। अब रोज इसके बाद तो सुने हुए तो सब लोग थे कि प्लास्टिक कप में पीने से कैंसर होता है, सब जानता था, पर किस रसायन से बनता है। तो जो भी चर्चित चीज है ना उसके बारे में रिसर्च कीजिए, आप फ्री में काम आएगा। समझ आ रहे बात ना, जानता तो सब लोग था, पर जब एग्जाम आया तो तैयारी करने वाला बच्चा का क्वेश्चन गलती हो गया। तो ये मैं आपको क्यों ये सब चर्चा कर रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं कि आपको एसडीएम बना देना है, हम चाहते हैं कि आप कलेक्टर तक पहुंचे, आईएएस बने आप। चलिए सब अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर करता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आपको फायदा मिले। 45 पहला स्टेज में जो देश इस स्टेज में होंगे, जो भी देश इस स्टेज में
होंगे, आपके लिए स्पेशली बता रहा हूँ। अरे 1000 लोग में 45 बच्चा का जन्म टोटल यहाँ के, मान लो इस कोचिंग में, अच्छा इस कोचिंग का एग्जाम्पल है, मान लो पूरा किदवईपुरी में 1000 लोग हैं, उसमें 45 बच्चा, जितना बच्चा जन्म लिया ना टोटल उसमें भाग दे दिए जनसंख्या से, 1000 में जितना आया इंटू 1000 कर दिए, तो जो आ गया वही आंसर क्या हो गया 45। समझ में आ गया? मैंने 1000 लोगों में 45 लोगों का जन्म, और जितनी जनसंख्या है उसको 1000 डिवाइड कर लिए, अब बच्चा को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिए, करते रहिए। तो जब जन्म, अब समझ में आ गया, तो पहला स्टेज में वह देश रहेगा जिसमें जन्म दर 45 प्रति हजार और मृत्यु दर भी 45 प्रति हजार, तो उसको कहाँ रखेंगे स्टेज 1 में। स्टेज 2 में कौन सा देश रहेगा? जो थोड़ा अमीर हुआ, जागरूक नहीं हुआ पर थोड़ा रीच हो गया। तो जागरूक नहीं हुआ तो क्या हुआ, जनसंख्या तो उतना ही बढ़ रहा है, लेकिन रीच होने से, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ने से मृत्यु दर कंट्रोल हो गया, यानी 45 से क्या हो गया 35। कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? अब ऐसा कुछ नहीं है, वो डेफिनेशन तय कर दिया गया, जन्म दर मृत्यु दर सबको 1000 में ही निकालते, 100 में नहीं निकालते, हो गया। ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, मतलब एक फॉर्मूला सेट कर दिया 45 प्रति। अब इसलिए भी सेट किया कि 100 के रेशियो में लेगा तो कितना बड़ा आ जाएगा नंबर। अगर 100 के मामला में लेगा तो उसमें याद करना मुश्किल हो जाएगा ना, बड़ा नंबर लेगा तब थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा बड़ा छोटा नंबर में दिक्कत हो जाता है। भूगोल में खास करके मैपिंग भी करते हैं तो उसमें एक पैमाना लेते हैं कि 20,000 किलोमीटर बराबर 1 इंच है ना। अगर 100 किलोमीटर में 1 इंच लेगा तो पता चला कि ये पूरा घर के बराबर मैप हो गया। तो ये तो समझ में पैमाना इसीलिए 1000 में लिया, 100 में क्यों नहीं, समझ में आया? तो सुनिए 45 प्रति हजार और 35 प्रति हजार। अब तीसरा स्टेज में वे देश आएंगे जो अब जागरूक भी हुए, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया अपनी तरफ से, तो 35 प्रति हजार। या फिर योगी जी ने कानून बना करवा दिया होगा, योगी जैसे सरकार, और मृत्यु दर और कंट्रोल हुआ क्योंकि हम जागरूक हुए तो अपनी हेल्थ फैसिलिटी को और दुरुस्त किए। एफडीआई मंगवा लिए हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में क्या कर लिए, अपने पास पैसा नहीं था तो क्या कर लिए, इन्वेस्टमेंट मंगवा लिए बाहर से कि भैया आइए कुछ आप भी कमाइए, हमारे देश में बीमार लोग बहुत हैं तो इसमें बिजनेस बढ़िया है, इस सेक्टर में कमाने का स्कोप ज़्यादा है। मतलब सही बोल रहे हैं, तो जाइए बाईपास पर पटना में, आपको घर से ज़्यादा हॉस्पिटल मिलेगा। और इस सब हॉस्पिटल को क्या बना लिए, हेल्थ को सेवा नहीं बना रहे हैं, हेल्थ को बिजनेस बना लिया। और सरकार को इस पर कड़ाई से कंट्रोल करना चाहिए, फी निश्चित कर देना चाहिए कि कोई भी आप चलाइए बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा फी आप नहीं ले सकते, ये कानूनी है। अगर लेते पकड़े गए, प्रूफ मिल गया तो पूरी रजिस्ट्रेशन उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, हॉस्पिटल भी करेंगे, आपकी डॉक्टरी भी गई, हॉस्पिटल भी गया। हमें बनाओ सरकार दो, हम करते हैं काम, हम कर देंगे काम, आम जनता के लिए काम कर देंगे। हमको फंड नहीं चाहिए किसी से, तुम रखो अपना हॉस्पिटल का फंड। पर आम ऑटो, जैसे आप डीएम साहब ऑटो का सेट करते हैं किराया कि ऑटो इससे ज्यादा नहीं ले सकता, आप सामने भाड़ा चार्ट रखो, तो गरीब पर लागू कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में भी लागू करो। समझ रहे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये होना चाहिए। खैर जाने दीजिए, तो हमको कहने, हम सरकार में तो है नहीं, बोल के करेंगे क्या? नहीं लिखना है। इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि जो हेल्थ बिजनेस के रूप में चल रहा है इसको कंट्रोल करना हो तो एज ए IAS आप क्या राय देंगे? तो राय आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये गैर संवैधानिक राय नहीं है, ये राय दे सकते हैं आप। बाकी तैयार रहिएगा, काउंटर क्वेश्चन भी उस पर आ सकता है कि ऐसा होगा। फिर ऊपर से मान लीजिए आपका दबाव है प्रधानमंत्री जी का, ऊपर से प्रधानमंत्री का दबाव है कि उस पटना के सारे हॉस्पिटल पर ऐसा कानून आप लागू नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में आप तब आप क्या करेंगे? तब तो कोई बात नहीं, ना ऐसा मत करना है, रिजाइन कर देंगे। जवाब सही थोड़े नहीं, ये जवाब सही नहीं है। तो चलिए कोई बात, 10 से 15 सॉरी, तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, 35 प्रति हजार और 30 प्रति हजार। अब सुन लीजिए, आंसर में सजेशन को मत लिखिएगा प्लीज, मैं बोलता हूँ कि सर ने कहा था मैंने लिख दिया, उससे कोई घाटा नहीं है, उससे आपका कॉपी का नुकसान होगा, नंबर काट लेगा, फिर बाहर आप होइएगा, उसमें हमको क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका है, ज्योग्राफी ऑप्शनल रखें आप, तो हम आपको बता रहे हैं टेक्निक जो हमको मिला था अपने गुरु से। माजिद सर के पास आता था कॉपी IAS का चेक होने के लिए, IAS की कॉपी उनके पास आता था चेक होने के लिए, लेकिन जब पढ़ाने लगे तो कॉपी आना बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल यदि आपका है तो उसमें एक्स्ट्रा क्या करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे केंद्रीय स्थल सिद्धांत, यानी कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी आपको लिखना है, तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी तो क्रिस्टोलर ने दिया है, अब उसको लिख दिया आपने। तो अंतिम में क्या कीजिए, आलोचना लिखने के बाद भारत के शहरों में केंद्रीय स्थल सिद्धांत का इंप्लीमेंट,
और उसमें लिखिए प्रोफेसर ध्यान कौर ने लुधियाना नगर पर किया, प्रोफेसर निर्मल वर्मा ने भोपाल नगर पर किया, प्रोफेसर सुंदरम ने महाराष्ट्र के बंबई नगर पे किया। ये आप अगर लिख देते हैं तो ये जो तीनों नाम हम लिखवा रहे हैं ये सब अभी भी आपकी कॉपी चेक करते हैं। अगर गलती से आप इनके हाथ में आपकी कॉपी गया, अपना नाम पढ़े तो खुश हो जाएंगे कि लड़का मेरा भी नाम जानता है। और मान लीजिए कि आपको हर एक प्रश्न में अगर दे भी दियोगे पहले नंबर तो काट के बढ़ा के 2-4 नंबर दे देंगे। वो खुद उनके पास कॉपी आता था माजिद सर के पास, उन्होंने ये बात बताया और ये रियल में सही है। अब तो माजिद सर नहीं रहे, अलग बात है, लेकिन उनके पास वही लड़के आते थे पढ़ने, उनके पास वही लड़के कोचिंग लेते थे जो लड़के 2-3 बार मेंस दे चुके होते थे। और उनका पास पढ़ता नहीं था, टेस्ट देता था। वो केवल 10 मेंस के टेस्ट में 100 मार्क्स इंप्रूव करवा देते थे। मैंने 250 आ रहे तो 350 आ जाएगा, खाली 10 टेस्ट में इंप्रूव करवा देते थे। तो बहुत जीनियस व्यक्ति थे और बहुत कुछ सीखा है उनसे, इसलिए मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। तो समझ गए, आप लोग भी समझ गए। मार्क्स लिख के नहीं मिलता, टेक्निक होता है जहाँ से मार्क्स सब खींचते हैं। तो बोले ये सब तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं, लिखो नाम। मैं बोलते थे सर बोलते थे लिखो नाम, ये सब आपकी कॉपी चेक करते हैं ना। अब बाद में अब हर सिद्धांत, अब ज्योग्राफी ऑप्शन थोड़े ना आपका है तो आपको बीच बीच में करवा देंगे नाम, लेकिन आप पता करेंगे बिहार की बीपीएससी कॉपी कौन चेक करते हैं तब ना। 10 से 15 प्रति 1000 और 10 से 15 प्रति 1000। मैंने यहाँ लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए और यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हो गया, दोनों कंट्रोल है। अब आइए अंतिम स्टेज 6 से 8 प्रति 1000। यहाँ जागरूक तो है ही, लेकिन साथ में टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और यहाँ पर जो मर रहा है वो बुजुर्ग मर रहा है, बुजुर्ग में 95 साल तक जिंदा है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये है, हाँ तीसरा स्टेज में हो गया क्लियर इसको। अब लिखिए फर्स्ट, इसको बना लिए, तब लिखिए फर्स्ट को क्या बोलेंगे हम, बताइए आप लोग, बोलना भी है। पहला स्टेज क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज। पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज यानी जनसंख्या नियंत्रण की अवस्था। और क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्प विकसित देश, हाँ अनडेवलप्ड कंट्री। लिख लीजिए पहला स्टेज में आप लोग यहीं पर लिख दीजिए ऐसे करके, जनसंख्या नियंत्रण की अवस्था और अल्प विकसित देश। जनसंख्या नियंत्रण की अवस्था और अल्प विकसित देश। हाँ अंग्रेजी तो बोल ही रहे भाई, पॉपुलेशन पहले अंग्रेजी बोले थे, पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज एंड अनडेवलप्ड कंट्री। पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज एंड अनडेवलप्ड कंट्री, पहले तो अंग्रेजी में बोला था, बाद में हिंदी बोला, हो गया। जनसंख्या नियंत्रण की अवस्था और अल्प विकसित देश, क्लियर है। इसमें कौन कौन आते हैं ये भी लिखिए, ऐसे नंबर ना मिलेगा जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे, कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। देखिए इसमें अफ्रीका के देश आते हैं और मिडिल अमेरिका के देश आते हैं। अफ्रीका एंड मिडिल अमेरिका के देश, कंट्री ऑफ अफ्रीका एंड कंट्री ऑफ मिडिल अमेरिका, कंट्री ऑफ अफ्रीका एंड कंट्री ऑफ मिडिल अमेरिका, कंट्री ऑफ अफ्रीका एंड कंट्री ऑफ मिडिल अमेरिका, कंट्री ऑफ मिडिल अमेरिका। अब मिडिल अमेरिका मतलब मैक्सिको से लेकर पनामा तक, मैक्सिको से लेकर पनामा तक, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, बेलीज, पनामा, कांगो नहीं इसमें आता है, कांगो तो अफ्रीका में है। मिडिल अमेरिका में कौन आता है, मैक्सिको के से लेकर कहां तक, पनामा तक। मैक्सिको से न जानते तो बगल में लिख दीजिए, मिडिल अमेरिका बगल में, मैक्सिको टू पनामा। मैक्सिको से लेकर पनामा तक सभी देश क्या आते हैं, मध्य अमेरिका में। मैक्सिको से लेकर पनामा तक सभी देश मध्य अमेरिका में आते हैं। मैक्सिको से लेकर पनामा तक सभी देश मध्य अमेरिका में आते हैं, क्लियर है। ये कौन सा स्टेज, क्या पनामा देश का नाम है, वो सिगरेट वाला नहीं, पनामा देश का नाम है। मैक्सिको से लेकर पनामा तक, क्या कुछ दिक्कत है, मैक्सिको से लेकर पनामा तक सभी देश किसमें आते हैं, मिडिल अमेरिका में। अब इस सेकंड स्टेज में लिखे, सेकंड स्टेज में लिखो डेवलपिंग कंट्री, ध्यान दो अंग्रेजी वाले, डेवलपिंग कंट्री किसमें कौन आ जाएगा। अब एकदम से कम विकसित देश नहीं है, हिंदी बोलेंगे, एकदम से कम नहीं है, अब धीरे धीरे विकास करने लगा, तबे ना लोग कम मर रहे हैं। तो लिखिए विकासशील देश, हिंदी वाले लोग लिखिए विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। और लिखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, यानी यहां जनसंख्या बढ़ता नहीं है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह बढ़ता है। लिखिए
इंडिया आज़ादी मिलते ही इसी में आ गया था, आज़ादी मिलते ही इंडिया इसी स्टेज में आ गया था। आप देख सकते हैं 1951 के बाद जो हालत हुआ है भारत का, 33 करोड़ था आज़ादी के समय और मात्र 72 साल में 133 करोड़ हो गए। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ। वजह था क्या? उसमें बिहार यूपी का एक महती योगदान है। हाँ जी, महाराष्ट्र का भी। हाँ, अरे बर्थ रेट तो वही था, लेकिन वहां जितना जन्म लेता था उतना मर जाता था। तो बर्थ रेट तो बहुत ज्यादा पहले से ही था। अगर यहाँ पर मरने वाला की संख्या यही कम हो जाता तो भी विस्फोट हो जाता। यहाँ मर न रहा है, यहाँ मर नहीं रहा है, यहाँ मर, हाँ, इससे यहाँ पर बचा लिए लोगों को ना। अगर मर जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत कब हुआ? मरना बंद हो गया। जितना जन्म ले रहा उतना मर ही नहीं रहा है। तो लिखिए, समझ में आ गया? क्या लिखे? डेवलपिंग स्टेज एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज, हिंदी में विकासशील अवस्था और जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, विकासशील अवस्था और जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। क्लियर? विकासशील अवस्था और जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, लिख लिए। नेक्स्ट, अच्छा, तीसरा स्टेज को क्या बोलेंगे? कल बताया था। हाँ बिल्कुल, टेक ऑफ। भैया इस सब क्या हुआ? जन्म दर भी कम हो गया, लोग जागरूक भी हो गए, अब मृत्यु दर भी कम हो गया, लोग जागरूक हो गए। तो भैया जागरूक हो गया, स्वास्थ्य सुविधा और बढ़ गया। अब सुनिए, ये दोनों और कम हो गया। तो अब क्या हो रहा है? अब हम लोग विकासशील तो थे, अब विकसित की ओर बढ़ना क्या हो गए? शुरू हो गए। तो अब बोलते भी रहना, किधर हो गए भैया? विकसित की ओर उड़ान भर दिए। तो क्या बोले थे कल? टेक ऑफ टू पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज एंड डेवलप्ड स्टेज। लिखिए, इस थर्ड स्टेज को क्या बोलेंगे? अच्छा, सेकंड में देश नहीं लिखवाया तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, घबराइए मत। लिखिए, पहले इंडिया इसी में था, अब इंडिया इससे निकल के थर्ड में आ रहा है। लिखिए, दक्षिण एशिया के देश, साउथ एशिया के देश, कंट्री ऑफ साउथ एशिया, कंट्री ऑफ साउथ एशिया एंड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, कंट्री ऑफ साउथ एशिया एंड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण एशिया के देश और दक्षिण पूर्व एशिया के देश। और लिखिए, दक्षिण अमेरिका के देश, दक्षिण एशिया के देश, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, दक्षिण अमेरिका के देश। सेकंड स्टेज में कौन आता है? दूसरा स्टेज का लिखवा रहा हूं भाई। दक्षिण एशिया का देश, दक्षिण पूर्व एशिया का देश, दक्षिण अमेरिका के देश। लिख लिए? या हो गया क्लियर? थर्ड स्टेज में आइए। थर्ड में समझ में आ गया? अब हम विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। हुए नहीं, अरे विकसित हुए नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हुआ, लेकिन अब कंट्रोल की ओर हम बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं, यहाँ 10 बढ़ रहा था, 45 और 35 का रेशियो था, यहाँ 5 ही बढ़ रहा है, यानी अब कंट्रोल की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा, ऐसे कर देते हो, लगता है कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछना हो तो निसंकोच भाव से पूछ सकते हैं। क्या लिखा इसमें? लिखो, टेक ऑफ टू पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज एंड डेवलप्ड स्टेज। टेक ऑफ टू पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज एंड डेवलप्ड स्टेज, हिंदी बोलेंगे। लिखिए, जनसंख्या नियंत्रण तथा विकसित देश की ओर उड़ान की अवस्था। जनसंख्या नियंत्रण तथा विकसित देश की ओर उड़ान की अवस्था। जनसंख्या नियंत्रण तथा विकसित देश की ओर उड़ान की अवस्था। जनसंख्या नियंत्रण तथा विकसित देश की ओर उड़ान की अवस्था। क्लियर है? अब आइए, अब हम लोग उड़ गए हैं तो पहुंचेंगे ही, उड़ गए हैं तो पहुंचेंगे। लेकिन इसमें कौन देश आते हैं? चीन, ब्राजील, भारत। भारत पहुंचने वाला है। ऐसे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में इंडिया है। इंडिया अभी ट्रांजिशन स्टेज में है, सेकंड और थर्ड के बीच में है। तो लिख लीजिए, इंडिया, इंडिया, इंडिया पहुंचने वाला है। इंडिया 2021 में पहुंच जाएगा। इसमें जो पॉपुलेशन सेंसस होगा उसमें पहुंचा रहेगा। लिखिए, इंडिया, चाइना, इंडिया को हिंदी में भारत, भारत, चीन और ब्राजील। इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। अब कुछ लोग भारत बोले, आप बोल रहे सर अंग्रेजी बोलिए ना, तो दिक्कत होता है। अगर आपको हम बोले कि लिखो इसके पूर्व में पाकिस्तान है, ऐसे बोल दिए, तो सर पूर्व का क्या लिखे सर? अगर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भी अंग्रेजी आपको चाहिए सच में, इसका मतलब कि भारत में आप ठीक नहीं है, आपको कहीं और शिफ्ट कर जाना चाहिए। मैं अंग्रेजी बोलने से दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी में तो लिखा ही दूंगा। हमारे इंडिया बोल दिया गलती से, अब कुछ लोग भारत के लिए इंतजार कर रहे हैं,
इस तरह कुछ, तो वो भी ठीक नहीं है। क्या सही बोल रहा हूँ? तो थोड़ा सा आप व्यवहारिक रहिए तभी काम आएगा। कुछ लोग कल पूछ रहे थे हमसे, सर कि आंसर जब लिखेंगे तो कोई अंग्रेजी का वर्ड उसमें डालना हो तो कैसे डालेंगे? कई लोग पूछे हमसे ये बात। तो जब हिंदी में आंसर आप लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में, और अंग्रेजी से डेमोग्राफी आपको लिखना है, तो उसको डेमोग्राफी देवनागरी में ही लिख दीजिए, डेमोग्राफी, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी नहीं चलता। अगर वहाँ आप चाहते हैं कि आप कुछ वर्ड अंग्रेजी वाला डालें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन देवनागरी में डालिए। जैसे मान लीजिए आपको क्लाइमेट डालना है अंग्रेजी, जलवायु लिखना नहीं चाहते आप क्लाइमेट चेंज लिखना चाहते हैं अंग्रेजी में ही, तो क्लाइमेट चेंज को आप ऐसे लिख दीजिए। चूंकि आप क्लाइमेट चेंज अंग्रेजी में लिख देंगे तो नेगेटिव है, उसमें नंबर कटता है और ये तरीका गलत है। क्योंकि आपने शुरू में मेंशन किया है कि हम परीक्षा देवनागरी लिपि में देंगे, और वहां पर लिख भी रहे हैं देवनागरी, बीच में आप अंग्रेजी का एक शब्द डाल देते हैं अंग्रेजी में लिख के। लिखिए वो शब्द जरूर, लेकिन उसको आप देवनागरी में लिख दीजिए, ठीक है? ये सही तरीका होता है। चलिए, क्या हो गया भैया? इंडिया, चाइना, ब्राजील हो गया। अब आ जाइए स्टेज 4। देखिए, इसको बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण की अवस्था और विकसित देश की अवस्था। अंग्रेजी में लिखिए पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज एंड डेवलप्ड स्टेज। अब पहुंच गए पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज एंड डेवलप्ड स्टेज, पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज एंड डेवलप्ड स्टेज। समझ में आ रहा है ना कितना इसका प्री का क्वेश्चन कितना बनना इसमें बन सकता है? अगर हमसे कहे तो 50 क्वेश्चन इसी में से बना देंगे। हमको क्वेश्चन बनाने बोलिएगा ना तो हम 50 क्वेश्चन इससे जनरेट कर सकते हैं प्री का। मेंस तो छोड़िए आप, लेकिन मेंस का आंसर लेने में अगर इसको लिख देते हैं आप ये डाटा इस तरीके से, तो मार्क्स समझिए कि बाकी लोगों से तो 5 नंबर आपका इंक्रीज करेगा। हालांकि बाकी लोग भी तो इसको बनाएंगे, जो जानता हो वो बनाएगा इसको। आज जिसको डेमोग्राफिक टेंशन का थोड़ा सा पता है तो बातें बनाएगा, ये बनाएगा नहीं, बात बनाएगा, डायग्राम। जैसे क्वेश्चन आता है जिसको वो डायग्राम बनाता है, आज जिसको क्वेश्चन नहीं आता तो क्या बनाता है? बात। चलिए, हो गया। इसमें यूरोप के देश और एंग्लो अमेरिका के देश, यूरोप के अधिकांश देश, इसमें यूरोप के सभी देश नहीं आते, यूरोप के अधिकांश देश और एंग्लो अमेरिका के देश, अमेरिका, कनाडा, एंग्लो अमेरिका के देश। एंग्लो अमेरिका मतलब कल बताया था यूएस एंड कनाडा। हाँ, एंग्लो अमेरिका के देश। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना? किसी को समझने के लेवल पे कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम तो प्लीज पूछिएगा, है ना? क्या लिखा? अब एंग्लो अमेरिका के देश और यूरोप के देश। अब भाई 5वां स्टेज में क्या हो रहा है? 5वां में क्या हो रहा है? जन्म दर और कम, लेकिन मृत्यु दर उसके तुलना में ज्यादा कम नहीं हुआ, यानी मृत्यु दर ही ज्यादा है और जन्म दर ही कम है। अब मृत्यु दर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी खराब हुआ, नहीं। जन्म दर कम इसलिए कि वहां के लोग 16 घंटे 17 घंटे जॉब करते हैं और विवाह 40 के बाद करते हैं। 16-17 घंटे जॉब, अब विवाह 40 के बाद, 40 के बाद भी 16 घंटे जॉब। समझ आ रहा है बात? और विवाह टिकता नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वहां विवाह टिकता ही नहीं। हमारे यहाँ तो शादी होता है तो उस समय बंटवारा नहीं होता, वहां शादी से पहले ही क्या होता है? बंटवारा होता है। पहले जाइएगा ना, वहां पर कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर पहले बांटेगा, अगर अलग होते हैं तो आप ये ले जाइएगा, आप ये ले जाइएगा, और उसके बाद विवाह होता है। और वहां पर देखिएगा अमेरिका में कि आप जाइएगा वहां और 2 घंटे के अंदर आपका तलाक फाइनल हो जाता है। यहाँ 3 साल तक तलाक फाइनल नहीं होता, केस चलता है, तारीख पे आइए। अब जब तारीख पे आते आते फिर से प्रेम हो गया, फिर चलो हम अब नहीं तलाक लेंगे, ऐसा होता है। खुद 30,000 कोर्ट का एक केस बता रहा हूँ। देखिए, भारत का देश जो है ना वो हृदय का देश है, दिमाग का देश नहीं है। यहाँ जज भी हृदय से सोचते हैं। जब पहुंचा एक दंपति, नया शादी विवाह था, 30,000 कोर्ट में तलाक के लिए पहुंच गए। शादी भी नया हुआ था लेकिन 2-6 महीने के अंदर पहुंच गए। तो जज देखा, बोला कि भाई आपको हम टिकट देते हैं शिमला का टिकट देते हैं आपको, आप पूरा खर्चा देते हैं, आप घूम के आइए 7 दिन वहां से। ये 30,000 कोर्ट का घटना बता रहा हूँ। आप घूम करके आइए और आइएगा घूम करके तो हम 7 दिन बाद ये केस देख लेंगे। हाँ, एक्चुअली वो बोला इसलिए नहीं कि उसके पास टाइम नहीं था, कोई खर्चा करके थोड़ा टाइम बचाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा था नजदीक में, हम 6 महीना बोल दिए, उस तक 1 साल हो गया हो। हम एक एग्जाम्पल बता दिए, वो ऐसा हुआ था, पेपर में आया था, मुझको याद नहीं, हो सकता है 1.5 साल हो गया हो सकता है 1.5 साल हो गया हो। तो भेज दिया उनको शिमला घूमने। उधर से जब लोग लौटे बोले सब तलाक नहीं लेना है। एक्चुअली होता क्या कि हम एग्रेशन में एक दूसरे को बोल जाते हैं और सामने लोग तो अब नहीं साथ रहेंगे, सामने होता है। समझदारी से काम होना चाहिए। अगर दोनों असमझदार है तो फिर तलाक तो होना ही है। एक व्यक्ति को उसमें समझदार होना चाहिए।
जो समझता है बात को कि रिलेशंस क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, उस बात को समझता है। अगर दोनों समझदार हैं तो फिर तो टिकना नहीं है, फिर तो अलग होना ही। चूंकि सब लोग आज कौन पढ़ा लिखा नहीं है, आज लोग सबके पास एम्बिशन है। गर्ल्स भी JNU जा रही हैं, गर्ल्स भी IAS बन रही है, क्यों आपकी बात सुनेगी वो? बात यह है। और हमारी मानसिकता पुरानी है कि हम पति हैं भैया, तो हम जब शादी होगी तब मेरे अंदर रहो, जो हम कहे वो करो। तो कैसे होगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा करेंगे तो टूटेगा। सितार के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, और इतना मत ढीला छोड़ के बजे ही नहीं। तो ये चीज़ देखना है। समाज और परिवार को चलाने में भला है, तोड़ना किसी के लिए अच्छा, तोड़ना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। तोड़ना किसी के लिए अच्छा नहीं होता, जोड़ना अच्छा होता है। ये जो कोशिश करनी चाहिए, कितना भी डिमोरलाइज हो जाए, कितनी भी बेइज्जती हो जाए, अंत तक जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये समाज का फॉर्मूला। लेकिन आजकल जो हम लोग, जिस जमाने में हम लोग बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहने को ठीक है, लेकिन वो घुटन वाली फैमिली है। वो क्या है? घुटन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। वहाँ पर अच्छा नहीं है। दादा, चाचा, मामा, इसका जो फैमिली है ना, वो सबसे खुशनसीब फैमिली है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो भूगोल में आपको पढ़ना है, सोशल ज्योग्राफी, तो वहाँ सब मिलेगा। या फिर सोशलॉजी आपका ऑप्शनल है, तो वहाँ ये बात आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। खैर, समझ में आ गया। इसमें कौन आते हैं? इसमें जापान लिख लीजिए, जापान, जर्मनी, रूस। अच्छा, इसमें को क्या बोलेंगे? अच्छा लिखिए, अति विकसित देश। हाँ, लिखिए, हाईली डेवलप्ड कंट्री, अति विकसित देश। अंतिम स्टेज को बोलेंगे अति विकसित देश, अति विकसित देश, अति विकसित देश, हाईली डेवलप्ड कंट्री। और इसको क्या लिखेंगे आप? पॉपुलेशन डिक्रीजिंग स्टेज। इसमें जनसंख्या बढ़ता नहीं, घटने लगता है। और तो डर लगने लगा कहीं गायब ना हो जाए हम लोग धरती से। पॉपुलेशन, जनसंख्या कम होने की अवस्था। हिंदी में लिख दीजिए, जनसंख्या कम होने की अवस्था। लिखिए, इन देशों में जनसंख्या बढ़ाने की नीतियां बनाई जा रही हैं। इन देशों में जापान, जर्मनी, रसिया, बेल्जियम। लिखिए, जापान, जर्मनी, रसिया, बेल्जियम, ETC कर दीजिए। सुनो, एक लाइन लिखो, इन देशों में जनसंख्या बढ़ाने की नीतियां बनाई जा रही हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, कैसे बढ़ाया जाए। इंडिया टेंशन में है कि कैसे कम किया जाए। नहीं जी, इन देशों में पॉपुलेशन पॉलिसीज बनाई, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉलिसी बनाई जा रही है। देखिए, इन देशों में जनसंख्या बढ़ाने की नीतियां बनाई जा रही हैं। हो गया। अब एक फोटो बना लीजिए। देखिए, भूगोल में सब जगह डायग्राम बनता है। कोई टॉपिक ले, जनसंख्या में भी डायग्राम बन रहा है। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। अब बनाइएगा, मतलब फिर रुक जाइए। जन्म दर भी 45 और मृत्यु दर भी 45। डॉट डॉट नहीं हुआ, रुकिएगा। ये जो डॉट डॉट वाला लाइन दे रहे हैं ना, ये मृत्यु दर को दिखा रहा है। जो कोई रख लीजिए, एक मृत्यु दर की जन्म दर, ये खाली डॉट डॉट इसलिए किया गया ताकि आप पता चले कौन जन्म दर वाला लाइन है। ये DR है, ये BR है। यानी जन्म दर भी 45 और मृत्यु दर भी 45। हाँ, कलर चेंज कर सकते हैं, इन बड़ी मेहनत करवाइएगा अब हमसे। हाँ, ये बात सही करे, कलर बदल लीजिए सर।
एक ब्लू वाला जो लाइन है वो क्या है, ब्लू लाइन मृत्यु दर का है, और ग्रीन लाइन नहीं, ग्रीन लाइन मृत्यु दर का, व्हाइट लाइन बर्थ रेट। अब देखिए अगला स्टेज में क्या होगा, जन्म दर उतना ही रहेगा, मृत्यु दर कम हो जाएगा। तो जन्म दर वाला लाइन को मेहनत की बार कदर लेना पड़ेगा। जन्म दर को आप वहीं पर रख दीजिए, ठीक, 45 पे ही रह गया। लेकिन जो मृत्यु दर है कोई बात नहीं, हम मरने का लाल से दिखा दीजिए। सही कह रहे हैं कि मृत्यु दर को आप लाल से दिखाइए तो ठीक रहेगा। चलिए, हरा भरा मरने वाले लोग थोड़े ना होते हैं, बड़ी बढ़िया। देखिए यही होता है टेक्निक। हाँ सही बात बोला। एग्जाम हॉल में कलर, अब पहाड़ दिखा रहा है तो ब्राउन से दिखा दीजिए, तो पहाड़ का ब्राउन, ज्योग्राफी में हर चीज को दिखाने का एक अलग कलर होता है। देखिए कोई बात, यहाँ दिखा दिए हैं। मृत्यु दर क्या होगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी क्या 35, लगभग 35 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ऊपर नहीं जाएगा। एक सेकेंड, ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जन्म दर भी 35 हो जाएगा। अगला स्टेज, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, जन्म दर उतना ही पर मृत्यु दर कम हो गया। अब जन्म दर मृत्यु दर दोनों थोड़ा कम होंगे, यानी मृत्यु दर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और जन्म दर भी क्या हो जाएगा, इसके लेवल में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, स्टेज गायब हो गया। कोई बात नहीं, चलिए ना। हो गया, हो गया। आप लोग प्लीज ऐसा नहीं करें, ये थोड़ा सा मैनर रखें, क्योंकि भाई हो गया, नेचुरल चीज है उसमें। इधर आइए, हो गया। फोर्थ में 1 2 3 हो गया। इसमें क्या होगा, अगला में ध्यान रखिए, दोनों हो जाएगा 10 15। तो यहाँ नीचे लगभग आ जाएगा 10 15, मतलब मान लीजिए यहाँ आ जाएगा, इस जाएगा सीधे यहाँ तक। 15 नीचे आएगा तो कहाँ आएगा, कोई बात नहीं। और इसी के साथ क्या हो जाएगा, जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या हो जाएगा, सेम। क्लियर है? चौथा स्टेज में दोनों फिर से क्या हो गए, सेम। पर अंतर क्या है, यहाँ जन्म दर मृत्यु दर बहुत ऊंचा है, यहाँ क्या बहुत, समझ में आ रहा है ना, एक ग्राफ समझ में सबको आ रहा है ना। अरे 45 था दोनों, तो 45 पे दोनों को रखे, और एक 35 पे चला है तो 35 पे ले आए, अब बाकी 45 पर आ गया। दूसरा में दोनों घटा, तो एक को 35 पे ले आए, 35 पे ले आए। आप 9 तो ऐसे भी लिख दे सकते हैं यहाँ पर, अगर चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, 45 और 45 लिख दीजिए, कलर बदल दीजिए यहाँ पर। ऐसे नहीं करिए जैसे, चलिए कोई बात नहीं। अब आइए, अब क्या होगा, दोनों और कम हो जाएंगे, 6 से 8 और 8 से 10। अब उतना मत बनाइए, अब 6 से 8 लाना है तो क्या करेंगे, नीचे लाइए एकदम। लेकिन डेथ रेट थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। समझ में आ रहा है बात? अब इस चीज को किसी भी तरीके से आप दिखा दीजिए, उससे मतलब नहीं है। आप किसी भी ग्राफ में दिखाइए, उससे क्या दिक्कत है, या फिर आप पाई चार्ट में भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज दिखा सकते हैं आप, उसमें भी बर्थ रेट डेथ रेट दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए पाई चार्ट हमने बनाया, सबको बराबर बना दीजिए, सब स्टेज को बना दीजिए और इसमें दिखा दीजिए खाना, कुछ जन्म दर मृत्यु दर का परसेंटेज बांट लीजिए, दिखा दीजिए। ज़्यादा टफ हो जाएगा, ये दिखाना आपके लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अब इस फोटो को बनाइए, ये वो भी ठीक है, ये भी बनाना जरूरी है, पता है आपको। वो जो हमने टेबल बनाया है और ये भी बनाना आपको जरूरी है। अगर ये बना दिए ना तो फिर तो स्टैंडर्ड का कोई जोड़ ही नहीं, ये सबसे स्टैंडर्ड स्टेज हो गया। बनाइए, सभी लोग ऑनलाइन भी बना लीजिए। ये जो ग्रीन कलर दिखाया है यह डेथ रेट का लाइन, और जो व्हाइट कलर दिखाया है ये बर्थ रेट का लाइन है।
हो गया, सबका बन गया। अच्छा, दोनों लाइन सेम कर दें अंतिम में। या इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है क्या? एज्यूम कर सकते हैं आप कि एक को ज़्यादा डीप पेंट कर दीजिए, कम पेंट कीजिए, बराबर पेंट किए पहला स्टेज में, फर्स्ट स्टेज का डायग्राम, फिर एक को ऐसे करते चले जाइए, तो बहुत मेहनत का काम है। आप देखिए, आप ग्राफिक्स में किसी भी तरह से किसी को दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन परीक्षा में कोशिश करना चाहिए कम टाइम लगे, उस डायग्राम को बनाए जिसमें टाइम एकदम कम से कम लगे, क्योंकि एग्जाम में इतना कम समय होता है ना कि अंतिम में क्वेश्चन छूटने लगता है। अंतिम लास्ट क्वेश्चन जो होता है आदमी किस तरह से देखता है, आप देखते होंगे सब लड़का जो है, आप कोई किसी तरह नहीं देखेगा, कितना भी बगल से आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लगा हुआ है, अगर कॉपी छीनने लगा तो पकड़ के लटक गया। फटा है कॉपी, 63वीं बीपीएससी में दे रहे थे पटना से कॉमर्स कॉलेज में, तो कॉपी आधा आधा फट गया, फिर ऑफिस में आके पेट टेप से साटा गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको डायग्राम क्या बनाना है? सिंपल। डायग्राम कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। कॉम्प्लेक्स अच्छा लगता है देखने में, लेकिन डायग्राम एकदम सिंपल रखिए। एग्जाम हॉल में खास करके ऑप्शनल ज्योग्राफी वाले को तो डायग्राम पे नंबरें मिलना है, तो डायग्राम सिंपल और छोटा। बताया था एक दिन आपको कि छोटा डायग्राम में गलती दिखाई नहीं पड़ता, बच जाएंगे आप। तो डायग्राम छोटा और सिंपल, और डायग्राम छोटा और सिंपल का एक और फायदा है, टाइम तो बचेगा ही, पेज भी बचेगा। भूगोल में एक बार मेरा क्या हुआ था 60-62 में कि 36 पेज भी खत्म हो गया, अंतिम क्वेश्चन लिखने के लिए एक ही पन्ना बचा, डायग्राम 25 ठो बना दिए थे। तो क्या करें, बना के अब पेज तो मिलेगा ना एक्स्ट्रा आपको। तो जो इसलिए डायग्राम जब भी बनाइए तो छोटा बनाइए, ज़्यादा बनाइए पर छोटा छोटा बनाइए, नहीं तो फिर पेज ही नहीं बचेगा अंतिम में। पता चला कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं, अब 5 डायग्राम से बनाना है, तो पता चला 15 पेज में लिख दिए, 36 पेज ही मिला है, अच्छे क्वेश्चन लिखना है, बाकी क्या करिएगा। डायग्राम छोटा सिंपल, सिंपल बनाने से टाइम बचता है, छोटा बनाने से भी टाइम बचता है, छोटा बनाने से गलतियाँ छुप जाती हैं और पेज भी बच जाता है अंतिम में। ये सब टेक्निक बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले ही बताता हूँ, एग्जाम हॉल में जाए गलती करने के बाद ये सब महसूस हो, विकास एक पेज और मिल जाता है। तो इससे अच्छा कि पहले ही सीख लीजिए। हो गया, चलिए बुझा दूँ। अब लिखिए आप लोग अगला टॉपिक, माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली अभी बता देते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत 1799 में आया था, 1799। लिख लिए, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। कहीं कहीं 1798 भी आता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माल्थस ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, ब्रिटिश भूगोल वेता थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट थे। कार्ल मार्क्स भी यहीं के स्टूडेंट थे। ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट कौन थे? कार्ल मार्क्स और माल्थस भी, दोनों थे वहीं के, पर कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे। उनकी पढ़ाई लिखाई हुआ था ऑक्सफोर्ड से, लेकिन ये माल्थस ब्रिटेन के थे भी, इनकी पढ़ाई लिखाई भी ब्रिटेन में हुआ। अब माल्थस से जूनियर थे कार्ल मार्क्स से सीनियर थे माल्थस, पर एक ही सेशन में थे, तो दोनों का कमरा अगल बगल में ही था। एडम हॉस्टल है यहाँ, माल्थस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल है एडम हॉस्टल। पटना यूनिवर्सिटी का भी कई हॉस्टल है जिसमें नाम है मिंटो हॉस्टल, तो ये हॉस्टल वो हॉस्टल है ना। तो उसी तरह का यहाँ भी एडम हॉस्टल था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कौन सा हॉस्टल? एडम हॉस्टल, जहाँ माल्थस रहते थे, मार्क्स भी रहते थे। कहते कार्ल मार्क्स जब निकले, माल्थस वहाँ से निकले, तो इस हॉस्टल में रहने के लिए, उनके कमरे में रहने के लिए मारपीट हो जाता था। जिससे लगता था कि इसमें रहने से लोग माल्थस बन जाएगा और मार्क्स बन जाएगा, है ना। मार्क्स के कमरे में रहने के लिए
गोली चल जाती थी। अंत में उन दोनों कमरों को म्यूजियम बना दिया गया और उसमें माल्थस और मार्क्स से जुड़ा हुआ जितनी भी किताबें, जूता मोजा जो भी था रख दिया गया शीशा में। जाके उनके जूते के साथ सेल्फी लीजिए। क्या और म्यूजियम होता क्या है? गए हम लाल किला में गए, म्यूजियम में, मुगल वाला म्यूजियम में तो वहाँ म्यूजियम में गए तो वहाँ औरंगजेब का तकिया, चप्पल, जूता, अब लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। हम लोग ये क्या है मतलब है भाई? कांच का, इसी से औरंगजेब चाय पीते थे, है ना? हाँ, कपड़ा। अब भैया क्या मतलब है ये सब? देखिए, कोई बात नहीं, जाइए आप। चलिए, तो ऑक्सफोर्ड के एडम्स हॉस्टल में रहते थे। कौन रहते थे ऑक्सफोर्ड में? कौन रहते थे? माल्थस। ये तो ये कहानी मेरे पास नहीं था, ये माजिद सर ने क्लास में सुनाया था, मैं आपको सुना दिया। तो माल्थस विद्वान थे ब्रिटेन के। जिस समय दुनिया की जनसंख्या 1 अरब भी नहीं था, जिस समय दुनिया की जनसंख्या 1 अरब भी नहीं था, पता है ना, कल बताया था 1830 में हुआ 1 अरब, 1798 में 1 अरब थोड़ा ना हुआ था। दुनिया की जनसंख्या 1 अरब भी नहीं था पूरे वर्ल्ड में। आज तो इंडिया अकेले 1 अरब से 1 अरब 33 करोड़ है, पूरे दुनिया में 1 अरब नहीं था। उस समय माल्थस कितना जागरूक था। उस समय माल्थस ने कहा कि जनसंख्या खुद से कंट्रोल कर लीजिए, खुद से कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो कंट्रोल कर दिए जाएंगे। कौन करेगा? नेचर। जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जो होता है ना, वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से, जीपी के हिसाब से, और जो भोजन का उत्पादन होता है ना, वो एपी के हिसाब से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस ऐसे हिसाब से अगर होगा, भोजन उत्पादन होगा अर्थमेटिक से, और ज्योमेट्रिक से होगा पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे में पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि भोजन कमने लगेगा, तो लोगों की मृत्यु भूख से हो जाएगी, लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। तो आप कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो कंट्रोल हो जाएंगे। खुद कंट्रोल करिएगा तो दुख नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल हो जाएंगे बाद में। अगर आपका कोई परिवार का व्यक्ति भूख से मर जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बहुत कड़वा सच होगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ता है जीपी के हिसाब से। अब कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं एपी जीपी का मतलब। एपी का मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब सुन लो पहले बात। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, 2 में से घटाओ, कितना आएगा? 3 में से 2 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, सब में 1 आ रहा है, जिसमें डिफरेंस हर जगह सेम हो। ऐसे कोई भी सीरीज को आप एपी बोल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, 2 4 6 8 10, ये भी क्या है? एपी है। ऐसा सीरीज कहीं भी मिल जाए तो क्या बोल देंगे आपकी? वो एपी है। जीपी 1 2 4 8 16 32 64, 2 1 से 2 में भाग दो, 1 से 2 में भाग दो, कितना आएगा? 2। 2 से 4 में भाग दो, डिवाइड करो 4 को, 2 आएगा। 4 60 में 2 क्या आएगा? लगातार संख्या में भाग देने से, और कोसेंट यानी भागफल एक समान आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? जीपी। ऐसा कोई भी सीरीज क्या होगा? जीपी। 3 6 9, सॉरी 3 6 नहीं, 3 9 27 81, क्या है? भाग दो, 3 आएगा। 9 3 27, 3 आएगा। 27 3 आएगा, 3 आएगा। तो ऐसा कोई सीरीज भाग देने पर अगर सेम आ जाए तो उसको जीपी कहेंगे, और घटाने पर सेम आ जाए तो एपी कहेंगे। समझ में आ गया? तो माल्थस ने कहा कि जनसंख्या बढ़ता है एपी के हिसाब से, और पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जीपी के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जीपी के हिसाब से, और फूड प्रोडक्शन होता है एपी के हिसाब से। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, पेइंग गेस्ट नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। आप लोग पॉपुलेशन ग्रोथ लिखिएगा, ये ना कि आप पीजी लिख दीजिए, बाद में पता नहीं पीजी क्या लिखवाए थे। पॉपुलेशन ग्रोथ, आप जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, यहां लिखिए भोजन उत्पादन, खाद्यान्न का उत्पादन। लिख लीजिए, इस फोटो को बना लीजिए। ये ऐसी बना दी, थोड़ा सुंदर लगे फोटो डायग्राम, क्योंकि इसमें हम डॉट डॉट करके ले गए थे तो काट दिया गया था। पूरा बना दिए, लेकिन अच्छा लग रहा है।
देखिए क्या लिखा आपने, इसको बना लीजिए। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है बोलो, अब पीटी में कैसे आएगा क्वेश्चन कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि किस दर से होता है, एपी, जीपी, एचपी, इन तीनों में से सभी के माध्यम से। तो क्या मारेंगे आंसर, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि जीपी, भोजन उत्पादन किसके अनुसार होता है, एपी के हिसाब से, ठीक है। तो इसको लिख दो नीचे, खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन एपी, और पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि जीपी। बना लिए, मतलब बच्चा पॉपुलेशन ग्रोथ होता है ऐसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे होता है। इसको बना, फोटो बन गया सबका। और फूड प्रोडक्शन होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। अब देखो फोटो बन गया ना सबका। तो सुनो, जनसंख्या वृद्धि 1, तो भोजन उत्पादन भी कितना, जनसंख्या वृद्धि 2, भोजन उत्पादन में कितना, कोई दिक्कत नहीं, खा पी के बराबर कर दिए। जनसंख्या देखो अजय जी देखिए, जनसंख्या 4, जनसंख्या 4, तो भोजन उत्पादन कितना 3, घटने लगा। जनसंख्या 8, 4, जनसंख्या 16, अब तो बिल्कुल घट जाएगा। तो क्या होगा अंत में, लोग भूख से मरने लगेंगे। तो या तो खुद चेक कर लीजिए, या तो नेचर आपको चेक कर देगा। या तो खुद ही चेक कर लीजिए, नहीं भी परीक्षा देने से पहले चेक कर लीजिए। परीक्षा हॉल में अगर चेक करने जाइएगा ना तो आफत आ जाएगा। इसलिए पहले ही जितना चेक करना है कर लीजिए। इसी माल्थस ने क्या कहा कि जनसंख्या को खुद चेक कर लीजिए। चेक करना मतलब नियंत्रित कर लीजिए, नहीं तो नेचुरल चेक हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, तो समझ में आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों को सिस्टम को नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको। माल्थस ने किताब लिखा था, उसी किताब में सिद्धांत को दिया था। किताब का नाम लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा लिखिए पहले, आप 4 नंबर भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि 5-7 नंबर लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। माल्थस की एक पुस्तक था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। याद कर ही नहीं रहे थे, कोट याद आ जाएगा, हम लिखवा देंगे जरूर। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। चलिए बस आज इतना ही रखते हैं, हम लोग अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। कैसा लगा क्लास आज का? चलिए मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए। कल के टॉपिक हम लोग बता देते हैं। कल का टॉपिक आप लोग को हम पढ़ाएंगे भारत में खनिजों की स्थिति, मिनरल्स, ठीक है।